मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। बात है साल 1994 की। अक्टूबर का महीना था। वो किस्म का अक्टूबर जो उत्तर भारत में सिर्फ हल्की ठंड लाता है, मगर असम में कुछ और ही शक्ल अख्तियार कर लेता है। वहाँ उस वक्त हवा में एक अजीब सी नमी होती है, जैसे ज़मीन कुछ पचाने की कोशिश कर रही हो और उसकी सांसें बाहर आ रही हो। हर्ष उस वक्त 22 साल का था, कानपुर का लड़का, इंजीनियरिंग का दूसरा साल, पतला दुबला, थोड़ा शरारती, थोड़ा बेपरवाह। उस उम्र में जो हर लड़का होता है। उसका दोस्त था प्रदीप हाजिरी का, असम के एक छोटे से गांव का रहने वाला, जो पढ़ाई के लिए कानपुर आया था और हर्ष से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई हॉस्टल में, और फिर उसी के कमरे में हुई जहां पंखा 12 महीने चलता रहता था और छत से कभी कभी छिपकली टपक जाती थी। प्रदीप अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से गांव जा रहा था और हर्ष को उसने जिद करके अपने साथ खींच लिया था। तो कभी असम नहीं देखा? हमारा गांव बहुत सुंदर है, नदियां हैं, जंगल है, तुझे अच्छा लगेगा। हर्ष को उस वक्त क्या पता था कि अच्छा लगना और याद रहना ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। गांव का नाम था बोर गांव। बड़े नाम वाले नक्शों पर शायद वो जगह थी ही नहीं। गुवाहाटी से 3 घंटे की बस, फिर 1 घंटे का टेम्पो और फिर कोई 2 किलोमीटर पैदल, तब जाकर वो जगह आते थे। सड़क इतनी पतली थी कि 2 साइकिलें भी मुश्किल से एक साथ निकलती। दोनों तरफ घने पेड़, सागौन, बांस, कुछ ऐसे दरख्त जिनके नाम हर्ष को नहीं पता थे। घर कच्चे थे, मिट्टी और बांस से बने, छतें खरपैल की, आंगन में मुर्गियां, हर घर के सामने तुलसी का पौधा और हर घर की दीवार पर कोई न कोई ऐसा निशान जो हर्ष को समझ नहीं आया। प्रदीप की माँ ठीक थी, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। बुखार था जो उतर रहा था। बूढ़ी औरत ने हर्ष को देखकर पहले कुछ नहीं कहा, फिर प्रदीप से कुछ असमिया में बोली और प्रदीप मुस्कुराया। माँ कह रही हैं कि तू बहुत दुबला पतला है, खाना खा। हर्ष को वहाँ का खाना हैरान कर गया। मछली की एक सब्जी थी, नाम याद नहीं, जिसमें कोई खट्टी चीज़ पड़ी थी और ऊपर से सरसों का तेल। उसने 2 कटोरी खाई, फिर तीसरी भी। पहला दिन गुजरा तो गुजरा, दूसरा दिन आया तो प्रदीप ने शाम को कहा कि रात को वो मछली पकड़ने जाएंगे। हर्ष को पहली बार थोड़ा अटपटा लगा। रात को प्रदीप ने समझाया कि गांव में मछली पकड़ने का यही तरीका है। रात को तालाब शांत रहता है, मछलियां ऊपर आती हैं, कांटा डालो तो जल्दी लगता है। हर्ष को लगा ये बात तर्कसंगत है। वो इस मामले में बिल्कुल कोरा था। उसने जिंदगी में मछली पकड़ना तो दूर, कभी देखा भी ठीक से नहीं था। मगर जब उसने गांव के और लोगों से जितना इशारों में हो सकता था इस बारे में पूछा, तो उनके चेहरे पर कुछ और था। वो और क्या था हर्ष उस वक्त नाम नहीं दे सका। शायद हिचकिचाहट, शायद कुछ और। एक बुजुर्ग ने, जो प्रदीप के पड़ोसी थे और जिनकी पीठ इतनी झुकी हुई थी कि वो चलते वक्त जमीन को देखते थे, हर्ष को एक नज़र देखा, फिर कुछ नहीं कहा, बस अपनी लकड़ी उठाई और अंदर चले गए। तालाब गांव से काफ़ी दूर था, जंगल के बीच। प्रदीप ने बताया कि वो तालाब बहुत पुराना है, शायद 100-150 साल से भी ज़्यादा। पहले उस पर किसी जमींदार का हक था, अब वो बस था,
किसी का नहीं, सबका नहीं। क्या नाम है उस तालाब का? हर्ष ने पूछा था। प्रदीप ने एक पल रुक कर कहा था, बोरपुखरी। बड़ा तालाब। शाम ढली तो आसमान ने जल्दी अपना रंग बदला। उस तरफ अंधेरा जल्दी आता है, जैसे दिन को किसी ने खींच कर अंदर कर लिया हो और दरवाज़ा बंद कर दिया हो। दोनों के हाथ में एक एक टॉर्च थी। प्रदीप के कंधे पर एक पुरानी झोली थी जिसमें कांटे, धागे और एक छोटी सी मटकी में आटे की गोलियां थी चारे के लिए। जंगल में दाखिल होते ही हर्ष को पहली बार महसूस हुआ कि उसके और कानपुर की रोशनी के बीच अब कुछ और था, एक परत, अंधेरे की नहीं, किसी और चीज़ की। पेड़ ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि उनके ऊपर का आसमान तक पतली सी लकीर की तरह दिखता था। जमीन पर गीली पत्तियां थी और हर कदम पर एक दबी हुई आवाज़ निकलती थी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की जड़ें ऐसी लगती थी जैसे ज़मीन से उठे हुए हाथ हों। हर्ष ने सोचा, कभी कभी अंधेरा इंसान को शायर बना देता है। करीब 20 मिनट चलने के बाद तालाब नजर आया, काला। पानी में चांद का अक्स था, मगर चांद खुद बादलों में था तो वो अक्स भी धुंधला था, जैसे किसी आईने को किसी ने ढक दिया हो और बस थोड़ी सी रोशनी किनारे से आ रही हो। तालाब के चारों तरफ एक घेरा था पुराने पेड़ों का। उनकी जड़ें पानी तक आती थीं और पानी में डूब जाती थी, ऐसे जैसे वो पी रहे हों या कुछ और कर रहे हों। दोनों किनारे पर बैठ गए। प्रदीप ने कांटा तैयार किया, हर्ष को भी थमाया। आटे की एक गोली कांटे में लगाई और धागे को पानी में फेंक दिया। हर्ष ने भी वही किया। खामोशी थी, वो खामोशी जो शहर में कभी नहीं होती, जहाँ किसी न किसी चीज़ की आवाज़ हमेशा रहती है। यहाँ बस जंगल की सांसें थी। दूर कोई पक्षी था जो रात में बोलता था। उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि हर्ष ने एक बार टॉर्च उठाई और इधर उधर देखा। कोई नहीं था, बस वो दोनों और वो काला पानी। कोई 15-20 मिनट गुजरे होंगे। हर्ष अपने कांटे को देख रहा था। उसकी नज़र पानी की सतह पर थी जो हल्की हल्की हिल रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आया। पहले उसने सोचा हवा है, फिर सोचा कोई जानवर होगा, मगर जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ किसी और चीज़ की थी। एक औरत रो रही थी, दूर से नहीं, उतनी दूर से भी नहीं जितना उसने सोचा था। आवाज़ जंगल के उस हिस्से से आ रहे थे जो तालाब के उस पार था, जहाँ पेड़ और घने थे और टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। रोने की आवाज़, मगर उसमें कुछ था जो सामान्य रोने में नहीं होता है। एक तरह का दोहराव, जैसे कोई एक ही बात बार बार कह रहा हो, उसी लय में, उसी उतार चढ़ाव के साथ, ना ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा नीची। हर्ष ने प्रदीप की तरफ देखा। प्रदीप का चेहरा बदल गया। वो आवाज़ सुन रहा था, ये साफ था, मगर वो हर्ष की तरफ देख नहीं रहा था। उसकी नज़र पानी पर थी और उसके हाथ में धागा बहुत कसकर था। हर्ष ने धीरे से उसे कोहनी मारी। ये क्या है? प्रदीप ने उसे देखा एक पल, फिर उसने बस अपना हाथ उठाया और होठों पर रखा। चुप। हर्ष चुप हो गया, मगर आवाज़ नहीं रुकी। हर्ष का दिल उस वक्त ज़ोर से धड़क रहा था। वो ये महसूस कर सकता था, गले में, कनपट्टियों में। उसने ज़िंदगी में डरावनी फिल्में देखी थी, किस्से सुने थे, मगर ये अलग था। फिल्मों में डर एक वक्त आता है और जाता है। ये डर आया और ठहर गया।
करीब 5 मिनट बाद आवाज़ धीरे धीरे कम हुई, एकदम बंद नहीं हुई, बस धीमी होती गई, जैसे कोई दूर जा रहा हो। और फिर जंगल फिर से वैसा हो गया, खामोश, गहरा। प्रदीप ने तब मुंह खोला, उसने बताया, और उसकी आवाज़ में वो कंपन था जो कोई जानबूझकर नहीं ला सकता, कि ये तालाब बहुत पहले से बदनाम है। गांव के बड़े बुजुर्ग रात को यहाँ आने से मना करते हैं, मगर वो खुद आता था बचपन से। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, मगर उसे डर कम लगता था, शायद इसलिए कि वो इसका आदी था। लेकिन वो आवाज़, वो हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है, और जब आती है तो वो रुक गया। तो क्या? हर्ष ने पूछा। तो पानी में कुछ दिखता है। हर्ष ने अनजाने में पानी की तरफ देखा। तालाब का पानी शांत था, वैसा ही जैसे पहले था, काला धुंधला। चांद का अक्स अब थोड़ा साफ था क्योंकि बादल हट गए थे, मगर तभी हर्ष को लगा पानी के किनारे पर, उस तरफ जहां पेड़ों की जड़ें पानी में थी, कुछ था। एक परछाई, इंसान जैसी, मगर आधी पानी में आधी बाहर, और वो हिल नहीं रहे थे। हर्ष ने टॉर्च उठाई और उस तरफ फेंकी। कुछ नहीं था, बस पेड़, बस जड़ें और पानी। उसने प्रदीप को देखा, प्रदीप ने भी उधर देखा। चलते हैं, प्रदीप ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई बहस नहीं था। दोनों उठे, कांटे समेटे और वापस चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए हर्ष ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तालाब दिख नहीं रहा था, पेड़ों ने उसे ढक लिया था, मगर उस तरफ से बहुत धीमे, बहुत दूर से एक आवाज़ आई। इस बार रोने की नहीं, एक बच्चे की हंसी। रात को हर्ष सो नहीं सका। प्रदीप की माँ के घर में एक अलग कमरा था, छोटा, मिट्टी की दीवारें, एक छोटी सी खिड़की जिसमें कांच नहीं था, बस एक लकड़ी का पल्ला। हर्ष उस पल्ले को बंद करके लेटा था, मगर उसके जहन में वो आवाज़ें थी, पहले औरत का रोना, फिर बच्चे की हंसी। दोनों के बीच कोई संगति नहीं थी, एक दुख था, एक और था, मगर उन दोनों में एक धागा था जो हर्ष महसूस कर सकता था, समझ नहीं सकता था। अगली सुबह उसने प्रदीप से पूछा। प्रदीप उस सुबह बहुत देर तक चुप रहा। वो दोनों घर के पीछे बैठे थे, एक पुराने आम के पेड़ के नीचे, जिसकी छाल इतनी पुरानी थी कि वो उखड़ रही थी। सामने एक छोटा सा खेत था और दूर धुंध में जंगल था। फिर प्रदीप ने बोला, ये बात मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताई थी, कहती थी कि कभी किसी को मत बताना। उसने एक पल रुक कर कहा, तुझे बता रहा हूँ। करीब 50-60 साल पहले, यानी साल 1930-40 के दौर में, इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था रत्ना, जमींदार की दूसरी बीवी। पहली बीवी से जमींदार के 2 बेटे थे। रत्ना को जमींदार ने इसलिए ब्याया था क्योंकि वो खूबसूरत थी और उसके घर वाले गरीब थे। रत्ना की कोई पसंद नहीं थी इस मामले में। वो उस जमाने की औरत थी जिसकी जिंदगी दूसरों की मर्जी से तय होती थी। रत्ना को एक बेटा हुआ, उसका नाम था, गांव में लोग उसे छोटू कहते थे, असली नाम कोई ज़्यादा नहीं जानता था। छोटू की उम्र जब 6-7 साल की थी तब उसमें कुछ अलग था। वो बात नहीं करता था, बिल्कुल नहीं। बचपन से डॉक्टर तो उस गांव में था नहीं। किसी ने कहा कि ये भगवान की मर्जी है, किसी ने कुछ और कहा। जमींदार को अपने बेटे से नफरत सी थी, वो उसे कमज़ोर समझता था, नाकारा। रत्ना का वो बच्चा ही सब कुछ था,
मगर छोटू को तालाब से लगाव था, बोर पुखरी से। वो वहाँ अकेला जाता था। रत्ना जब देखती तो दौड़कर उसे वापस लाती, मगर वो बार बार जाता था, जैसे उस पानी में उसे कुछ दिखता था जो और कहीं नहीं था। एक रात बारिश का मौसम था, पानी चारों तरफ था। छोटू घर से निकल गया। रत्ना को नींद में पता चला। वो उठी, घर में नहीं मिला। बाहर गई, गांव में ढूंढा, नहीं मिला। किसी ने कहा उसे तालाब की तरफ जाते देखा था। रत्ना दौड़ी, जंगल में, अंधेरे में, बारिश में। तालाब पर पहुंची। छोटू पानी में था। नहीं, पानी के किनारे पर, आधा अंदर आधा बाहर, और वो जिंदा नहीं था। शायद पांव फिसला, शायद कुछ और, वो कभी पता नहीं चला। रत्ना ने उस रात जो किया गांव के लोगों ने देखा, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे आए थे। उसने बच्चे को पानी से निकाला और फिर वो रोई, इस तरह रोई कि जो भी वहाँ था उसे याद रहा। वो रोना किसी भाषा में नहीं था, वो बस था। 3 दिन बाद रत्ना भी नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं उसने खुद को तालाब में डुबोया, कुछ कहते हैं बुखार आया। सच क्या था वो भी कभी पता नहीं चला, मगर उसके बाद से बोर पुखरी के पास रात को वो आवाज़ आती है। हर्ष 2 दिन और रुका। उसने तालाब की तरफ जाने से मना कर दिया था और प्रदीप ने भी नहीं कहा। मगर तीसरी रात कुछ हुआ जो हर्ष ने ना चाहते हुए भी देखा। रात के कोई 2 बजे होंगे। हर्ष की नींद टूटी, किसी वजह से नहीं, बस टूट गई। उसने खिड़की का पल्ला खोला। बाहर चांद था। जंगल की तरफ देखा। जंगल के किनारे पर, जहाँ से रास्ता शुरू होता था, एक बच्चा खड़ा था, 7-8 साल का, सफ़ेद कपड़ों में। वो हर्ष की तरफ नहीं देख रहा था, वो जंगल की तरफ देख रहा था, तालाब की तरफ। हर्ष का दिल एक धड़कन के लिए रुका, फिर उसने आंखें मली। बच्चा वही था। हर्ष ने जोर से आंखें बंद की, कुछ सेकंड, फिर खोली। जंगल का किनारा खाली था। चांदनी में बस घास थी और पेड़ों की परछाइयाँ। हर्ष ने पल्ला बंद किया और वापस लेट गया। उसने उस रात सोने की कोशिश नहीं की। अगले दिन हर्ष ने कहा कि उसे वापस जाना है। प्रदीप ने कोई सवाल नहीं किया। उसकी आंखों में कुछ था, एक जानकारी जो वो शायद शुरू से रखता था। बस से पहले हर्ष गांव के बीच से गुजरा। उसने उस बुजुर्ग को देखा जो पहले दिन से उसे देखकर अंदर चला गया था। बुजुर्ग ने इस बार रुककर हर्ष को देखा। फिर उसने प्रदीप से कुछ कहा असमिया में। हर्ष ने पूछा कि क्या कहा। प्रदीप ने एक पल के बाद कहा बाहर का लड़का ठीक रहे। बस इतना। हर्ष कानपुर लौट आया। हॉस्टल की रोज़मर्रा जिंदगी में वो सब कुछ धीरे धीरे पीछे चला गया, जैसे सपने जाते हैं धीमे धीमे एक कोने में। मगर 2 चीज़ें नहीं गई। पहली, रत्ना के रोने की आवाज़। वो हर्ष को कभी कभी नींद में याद आती थी, सपने में नहीं। उस दहलीज पर जब नींद आ रही होती है और आदमी ना जागता है ना सोता है, उस वक्त खिड़की से दिखा वो बच्चा जो जंगल की तरफ देख रहा था। हर्ष ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उसने उसे देखा था, प्रदीप को भी नहीं। वो नहीं जानता था कि वो सच था या उसका जहन। मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बयां नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वो हुई नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई भाषा नहीं उनके लिए। साल 1998 में प्रदीप की शादी हुई। हर्ष गया था। शादी कानपुर में थी, असम में नहीं। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। शहर की रोशनियां थी नीचे, ऊपर धुंधले तारे।
प्रदीप ने खुद कहा। उस रात जब तू पहली बार आवाज सुना था तूने पानी में कुछ देखा था ना? हर्ष ने प्रदीप को देखा। कैसे पता? मैंने भी देखा था। लंबी चुप्पी। और उसके बाद? प्रदीप ने एक लंबी सांस ली। माँ ने बाद में बताया, उस रात जब हम तालाब से लौटे उन्होंने देखा था घर के दरवाजे के बाहर एक बच्चा खड़ा था, बस एक पल के लिए, बस, फिर वो वहाँ नहीं था। हर्ष को उस वक्त अजीब लगा, एक ठंड जो मौसम की नहीं थी। वो बच्चा क्या चाहता था? प्रदीप ने आसमान की तरफ देखा। माँ कहती है वो किसी को ढूंढ नहीं रहा, वो बस लौटना चाहता है। कहाँ? पता नहीं, शायद वहाँ जहाँ उसकी माँ है। कुछ तालाब सिर्फ पानी नहीं होते हैं, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, और कुछ आवाज़ें, रोने की हो या हंसी की, किसी जिंदा इंसान की नहीं होती। वो उन लोगों की होती हैं जिनकी कहानी अधूरी रह जाती है, जो अभी भी किसी जंगल के बीच किसी काले पानी के किनारे इंतज़ार में हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमित को खुद नहीं पता था कि वो अपने बाप से नफरत करता था या बस उनसे डरता था। शायद दोनों में कोई फर्क नहीं होता। 22 साल की उम्र में जब वो गांव छोड़कर शहर आया था तो एक तरह की राहत थी उसकी सांसों में, जैसे किसी ने सीने पर से पत्थर उठा लिया हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। माँ थी तब तक 2-3 साल फोन पर बात हो जाती थी। माँ की आवाज़ में हमेशा एक उम्मीद होती थी कि शायद अमित एक बार आएगा, शायद पिता और बेटे के बीच जो खाई है वो पट जाएगी। मगर माँ भी चली गई जब अमित 29 का था, और उसके बाद गांव से उसका आखिरी धागा भी टूट गया। पिता राम भरोसे मिश्रा एक अजीब किस्म के आदमी थे, ना ज़्यादा बोलते ना ज़्यादा समझाते। उनका तरीका था चुप्पी का, और उस चुप्पी में इतनी तलखी थी कि बचपन में अमित अक्सर घर से बाहर भाग जाता था और खेतों में घंटों बैठा रहता था। घर के पीछे जो पुराना कुआं था उसके पास बैठना उसे अजीब तरह का सुकून देता था। ठंडी हवा, पानी की हल्की सरसराहट और वो एहसास कि यहाँ कोई उसे नहीं देख सकता। बाद में पता चला कि कुएं के पास जाना घर में मना था। पिता ने कभी सीधे नहीं बताया क्यों। बस एक बार अमित कोई 12-13 साल का था, उन्होंने देख लिया कि वो कुएं की मुंडेर पर बैठा है और बिना कोई आवाज़ किए इतनी ज़ोर से उसकी कलाई पकड़कर खींचा कि अमित का दिल अभी भी उस पकड़ को याद करके सिहर उठता है। आंखों में जो भाव था पिता की, वो डर था, शुद्ध बेबाक डर। मगर ये सब पुरानी बातें थी। उस दिन अमित अपने ऑफिस में एक रूटीन रिपोर्ट पर झुका हुआ था। लखनऊ का नवंबर था, बाहर हल्की धुंध थी। ऑफिस के शीशे के उस पार दुनिया थोड़ी धुंधली थी। लैंडलाइन की घंटी बजी। लैंडलाइन कम ही बजती थी अब, ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही काम चलाते थे। उसने रिसीवर उठाया। अमित बाबू। आवाज़ बुजुर्ग थी, कांपती हुई मगर पहचानी। गोवर्धन काका गांव में उनके घर के बगल वाले घर में रहते थे, जिन्होंने पिछले कई सालों से बाबू साहब का यानी कि राम भरोसे जी का खाना पानी दवाई इन सब का ख्याल रखा, सब कुछ संभाल कर रखा था। काका, बेटा आज सुबह बाबूजी नहीं रहे।
अमित कुछ देर चुप रहा। कमरे में कोई नहीं था उस वक्त। बाहर किसी ने प्रिंटर चालू किया। उसके घर घर की आवाज आई। दूर कहीं कोई हंसा। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। अंदर सीने में कहीं एक जगह जैसे कुछ हिला, कोई पुरानी अधूरी चीज। अमित खुद नहीं समझ पाया उसे। उसने हमेशा सोचा था कि ये खबर जब आएगी तो वो ठंडा रहेगा। आखिर उनसे कोई गहरा ताल्लुक नहीं था, मगर जो महसूस हुआ वो ना खुशी थी ना राहत। एक अजीब सी तकलीफ थी, जैसे कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया हो, जिसे उसने कभी खोलने की कोशिश नहीं की थी। उसने काका को बताया कि जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा। बॉस से बात की। बॉस ने, जो वैसे तो बड़ा रूखा आदमी था, बिना एक सवाल के हाथ थाम लिया और कहा, जाओ, परिवार पहले है। अमित को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसने खुद इस परिवार शब्द को सालों से किसी संदूक में बंद करके रखा था। शाम की बस थी गांव की तरफ। बस में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर धीरे धीरे पीछे छूटता गया। मॉल, चौड़ी सड़कें, रोशनी, शोर। फिर आए छोटे कस्बे, फिर खेत, फिर कच्चे रास्ते, और फिर वो दुनिया जो अमित ने खुद से छुपा ली थी। दोपहर के 3 बज रहे थे जब वो गांव पहुंचा। गोवर्धन काका दरवाजे पर ही खड़े थे। 70 पार के बुजुर्ग, झुकी हुई कमर, सफ़ेद धोती, आंखों में जो उम्र के साथ और गहरी हो गई थी। उन्होंने अमित को देखा और आंखें भर आई। अमित ने पिता की देह देखी। कमरे में सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई, चेहरा शांत था। वो उग्रता, वो कठोरता जो अमित को याद थी, वो जा चुकी थी। पड़ा था बस एक बूढ़ा आदमी जो थक गया था। आंखें भीगी अमित की। उसे खुद इस बात पर हैरानी हुई। पड़ोसियों की मदद से सब हुआ। अर्थी, शमशान, मुखग्नि। अमित यंत्रवत चलता रहा। जो बताया गया वो करता रहा। शाम ढले जब वो घर लौटा तो पैरों में थकान थी और दिमाग सुन्न था। 2-3 दिन हुआ। गांव थोड़ा शांत हुआ। आने जाने वाले कम हो गए। गोवर्धन काका रोज सुबह आते हैं, चाय बनाते हैं, बात करते हैं। अमित ने महसूस किया कि पिता के जाने से काका भी बहुत टूटे हुए हैं, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की रूटीन ही उखाड़ कर रख दी हो। तीसरे दिन की शाम को अमित ने काका के सामने एक बात रखी। काका, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेच देते हैं। मेरा अब यहाँ आना नहीं होगा और घर यूं बंद पड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा। काका का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था उस पल। एक पल के लिए आंखों में कुछ गुजरा, जो डर जैसा था, या शायद कोई पुरानी जानकारी जो शब्दों में नहीं आ पाती। बेटा, बाबू साहब ने कभी ये बात नहीं की इस घर को बेचने की, कभी नहीं। काका, वो ज़माना अलग था। अब बेटा। काका की आवाज़ में कुछ था, ना विनती ना जोर, एक किस्म की बेबसी। इस घर के पीछे जो कुआं है उसका और तुम्हारे खानदान का एक बहुत पुराना रिश्ता है। बाबू साहब ने मुझे बताया था, उनके बाबूजी ने उन्हें बताया था। ये घर बिका तो वो रिश्ता टूटा, और जो होगा उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा बेटा। अमित ने एक लंबी सांस ली। वो 2024 का आदमी था। MBA किया हुआ, शहर में अच्छी नौकरी। वो कुएं और खानदान और रिश्ते वाली बातों में यकीन नहीं रखता था। काका, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, मगर ये सब, एक बार उस कुएं के पास जाओ। काका ने बीच में कहा। आवाज़ धीमी थी मगर वजन था उसमें। खुद देख लो,
फिर जो फैसला करो। रात के करीब 11 बजे जब काका चले गए और गांव गहरी नींद में डूब गया, तब अमित घर के पीछे की तरफ निकला। नवंबर की रात थी, हवा ठंडी थी और उसमें एक सीलापन था। खेतों की मिट्टी की महक, जलाए गए पत्तों का धुआं और कुछ और जो नाम नहीं लिया जा सकता था। आसमान में चांद था, आधा कटा हुआ, धुंध में लिपटा। जिस तरह की रोशनी थी वो दिखाने से ज्यादा छुपाते थे। मोबाइल की टॉर्च चलाकर वो पीछे की ओर बढ़ा। बचपन में ये रास्ता छोटा लगता था, अब भी छोटा था, कुल 10-12 कदम। घर की पिछली दीवार, फिर थोड़ी घास, फिर वो पुराना पीपल का पेड़ जो झुका हुआ था जैसे किसी बात से शर्मिंदा हो, और फिर कुआं। वो रुक गया। कुआं वैसा ही था जैसा उसे याद था, पत्थर की पुरानी मुंडेर, काई से लिपटी हुई। बचपन में वो सब इसके पास बैठता था तो एक अजीब सी ठंडक आते थे जो उसे सुकून देते थे। मगर अब कुछ अलग था, ठंडक थे मगर सुकून नहीं। अमित ने टॉर्च कुएं की तरफ की और मुंडेर के पास आया। पहले कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा, गहरा काला अंधेरा, पानी की सतह जो नीची कहीं थी। फिर उसने गौर किया कि पानी की सतह पर कुछ हिल रहा है। रोशनी नहीं थी नीचे, टॉर्च की रोशनी भी उस गहराई तक नहीं पहुंच रही थी, मगर फिर भी वो सतह हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत गहरे से ऊपर आ रहा हो। अमित का गला सूखा। उसने सोचा ये पानी है, हवा से हिल रहा होगा, मगर हवा, कुएं के अंदर हवा कहाँ से आएगी। फिर उसने देखा पानी की सतह पर धीरे धीरे एक आकार उभरने लगा। नहीं, आकार नहीं, एक चेहरा, उसका अपना चेहरा। एक पल के लिए अमित को लगा कि वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है कुएं के पानी में, मगर फिर उसे होश आया। वो कुएं के ऊपर नहीं था, वो मुंडेर से एक कदम पीछे खड़ा था। उसका चेहरा वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता था। और फिर वो चेहरा मुस्कुराया। अमित नहीं मुस्कुरा रहा था, उसके पैर जमीन से चिपक गए। टॉर्च कांप रहे थे, या हाथ कांप रहे थे, या दोनों। वो चेहरा, उसका ही चेहरा धीरे धीरे बदला। जवानी से बुढ़ापे की तरफ झुर्रियां आई, आंखें धंस गई, बाल सफ़ेद हुए। अमित के पिता का चेहरा था अब, राम भरोसे मिश्रा। वही आंखें, वही कठोरता, मगर उनमें कुछ था जो पहले नहीं देखा था अमित ने। एक तरह की याचना, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों। अमित के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। और फिर पानी में एक और हलचल हुई, कुछ उभरा। पिता के चेहरे के पीछे हाथ, एक नहीं कई, पतले काले और जड़े हों मगर हाथ हों। वो हाथ पिता के चेहरे को खींचने लगे, धीरे धीरे, बेरहमी से। पिता की आंखें, वो तस्वीर जो पानी में थी, उसमें दर्द था। और फिर सब कुछ गायब हो गया। पानी फिर शांत हो गया, काला, गहरा, खामोश। अमित वहां से लौटा तो उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। घर के अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पर बैठ गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी। उस रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो गोवर्धन काका के पास गया। काका ने उसे देखा और समझ गए, शायद चेहरे पर ही लिखा था, बैठो बेटा। चाय आई। काका ने अपनी खाट पर बैठकर लंबी सांस ली और बोलने लगे। ये किस्सा 5 पीढ़ी पुरानी था। मिश्रा खानदान के पुरख हैं जिन्हें लोग सरकार बुलाते थे। इस गांव के बड़े जमींदार थे। 18वीं सदी के आखिर में
जब अकाल पड़ा था इस इलाके में तो चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार था। कुएं सूख गए थे, खेत जल रहे थे, जानवर मर रहे थे। तब सरकार ने, जिनका नाम हरि प्रसाद मिश्रा, एक फैसला किया जो किसी और की हिम्मत में नहीं था। गांव के बाहर एक जगह थी, एक पुराना जल स्रोत जो बरसों से बंद था। लोग उसके पास नहीं जाते थे क्योंकि उस जगह के बारे में कुछ कहानियां थी। कहते थे कि वहाँ एक पुरानी सत्ता है, ना भूत ना देवता, कुछ और, जो पहले से है, जो पानी की हर बूंद को जानती है, जो धरती की नसों में बसती है। हरि प्रसाद मिश्रा इस जगह गए अकेले रात को। काका ने बताया और उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी कि उन्होंने वहाँ क्या किया ये पूरी तरह किसी को नहीं पता। मगर सुबह जब वो लौटे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और उनके पीछे पीछे वो जल स्रोत फिर से खुल गया। पानी आया, अकाल टला, मगर हरि प्रसाद उस जगह से एक चीज़ लाए थे, एक समझौता। उस सत्ता ने कहा था, या जो भी उनके बीच हुआ था, कि वो पानी देगी, गांव को बचाएगी, मगर मिश्रा खानदान को इसके बदले एक वचन निभाना होगा। उस जगह पर एक कुआं बनाया जाएगा, वही जल स्रोत, और मिश्रा खानदान की निगरानी में वो कुआं रहेगा। ना बंद होगा, ना बिकेगा, ना उस घर को जो उसके पास है उसे कोई दूसरे के हाथों में सौंपा जाएगा। जब तक मिश्रा खानदान का कोई उस घर में है, उस कुएं के पास है, वो सत्ता शांत रहती है, सोती है, गांव सुरक्षित रहता है। जिस दिन घर बिकेगा, जिस दिन ये रिश्ता टूटेगा, तो क्या होगा काका? काका ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखते रहे। काका? बेटा, बाबू साहब कहते थे हरि प्रसाद सरकार वापस नहीं आए थे। उस रात जैसे गए थे उनकी आंखें बदल गई थी। वो रात को सोते नहीं थे, बस कुएं के पास बैठे रहते थे। कहते थे कि वहाँ वो कुछ सुनते हैं, कुछ जो बाकी और को सुनाई नहीं देता। अमित उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। उसका दिमाग दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा जो पढ़ा लिखा था, जो तर्क में यकीन रखता था, कह रहा था कि ये सब पुराने लोगों की अंधविश्वास है। हरि प्रसाद ने शायद कोई भूमिगत जल स्रोत खोजा था, बाकी सब बाद में जुड़ा। कुएं में जो दिखा वो हल्यूसिनेशन था, थकान, दुख, रात का अंधेरा और एक आदमी का गमज़दा दिमाग। दूसरा हिस्सा जो उस रात कुएं के पास खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था, बस कांप रहा था। उसने काका से पूछा, पिताजी जानते थे ये सब? बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? काका ने एक लंबी सांस ली। बताया था एक बार, तुम 13 साल के थे। उस दिन उन्होंने तुम्हें कुएं की मुंडेर पर बैठे देखा था और वो डर गए थे। उस रात उन्होंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, मगर तुम सो गए थे। और उसके बाद तुम दोनों के बीच जो हुआ वो और बड़ा होता गया। अमित को याद आई वो रात। पिता ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि डांट पड़ेगी। कुएं के पास जाने की। पिता कुछ देर खड़े रहे, फिर चले गए। उन्होंने वो बात कभी नहीं की और अमित ने कभी नहीं पूछी। अगली रात अमित फिर गया कुएं के पास। इस बार वो डरते डरते नहीं गया। एक तरह का जिद था उसमें, शायद पिता से जुड़ी वो अधूरी बात पूरी करने की जिद, शायद ये समझने की जो उसने देखा वो हकीकत थी या वहम। मगर इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो मुंडेर के पास पहुंचा,
उसे एहसास हुआ कि कुएं से ऊपर हवा उठ रही है, ठंडी, पुरानी, जैसे किसी बंद तहखाने की हवा। और उसके साथ एक खुशबू थी, मिट्टी की, पानी की और कुछ और जिसे वो पहचान नहीं पाया। उसने नीचे झांका। इस बार पानी पर कोई चेहरा नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, मगर नीचे से, बहुत नीचे से एक रोशनी थी, नीली, मध्यम, कांपती हुई, जैसे पानी के अंदर कोई चिराग हो। अमित का दिल फिर तेज हुआ, मगर वो हटा नहीं। रोशनी धीरे धीरे ऊपर आने लगी और जैसे जैसे वो करीब आती गई, अमित को दिखा कि ये रोशनी किसी आकार से निकल रही है, एक इंसानी आकार, बैठा हुआ, घुटने मोड़े, जैसे पानी में कोई ध्यान से बैठा हो। आकार ऊपर आया और जब रोशनी की वजह से अमित उसे देख सका, वो बच्चा था, कोई 6-7 साल का। चेहरा अमित का था, बचपन का अमित। तस्वीरों में जो चेहरा था वही। बच्चे की आंखें बंद थी, वो हिल नहीं रहा था और उसके पीछे उन्हीं काले हाथों की जड़ों में एक पुरानी टूटी हुई जंजीर थी जो बच्चे के पांव से बंधे थे। अमित वहां से भागा नहीं, वो भाग नहीं सकता था, उसके पैर जम गए थे, आंखें कुएं पर टिकी थी और दिमाग में एक समझ उभर रही थी जो शब्दों में नहीं थी, बस थी। वो बच्चा वो था नहीं, वो बच्चे की वो उम्र थी जब वो पहली बार उस कुएं के पास आया था, जब उसने पहली बार उस पानी को छुआ था। और उस वक्त से, उस छोटी सी लम्हे से कुछ उससे जुड़ा हुआ था। उसे पता नहीं था, उसके पिता को पता था, इसलिए उन्होंने उस रात उसे खींचा था, इसलिए वो डरे थे। उस सत्ता ने जो कुएं में रहते थे, जो 5 पीढ़ी से इस खानदान से बंधे थे, उसने अमित को भी महसूस कर लिया था उस दिन जब वो बच्चा था। और अब पिता के जाने के बाद वो अकेला था, जंजीर के दूसरे छोर पर। अमित उस रात घर के अंदर आया तो उसका पूरा बदन थरथरा रहा था। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, पिता की डायरी जो उसे घर में मिले थे, जो उसने बिना खोले एक तरफ रख दी थे। उसने खोली, पिता की लिखाई थी, कांपती, पुरानी। पहले पन्ने पर रोजमर्रा की बातें थी, खेत, दवाई, गोवर्धन काका के साथ बातें। फिर एक जगह आकर लिखाई बदल गई, शब्द घने हो गए, दबाव ज्यादा था कलम का। अमित पढ़ता गया। पिता ने लिखा था, वो उस कुएं के बारे में जानते थे बचपन से, उनके पिता ने बताया था, मगर उन्होंने कभी वो रिश्ता स्वीकार नहीं किया, ना खुशी से ना डर से, बस निभाते रहें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक जगह लिखा था, अमित जब 13 साल का था, उस रात के बाद। आज अमित कुएं पर गया था, उसने पानी छुआ, मैंने देखा, अब देर हो गई है, वो अब इससे जुड़ चुका है। मैं उसे बताना चाहता था, मगर वो सो गया था या सोने का नाटक कर रहा था। मुझसे बात नहीं करना चाहता था, मेरी गलती है, मैंने उसे हमेशा दूर रखा। डरता था कि अगर वो जान गया तो भाग जाएगा। भाग गया फिर भी, मगर रिश्ता रहा, हमेशा रहेगा। अमित की आंखें भर आई। आखिरी पन्ने पर जो शायद कुछ महीने पहले लिखा गया था, हाथ और कांप रहा था। लिखा था, जब मैं नहीं रहूँगा अमित आएगा, वो घर बेचना चाहेगा, वो ऐसा ही है, भागता है, मगर उसे रोकना होगा, कुएं को देखना होगा एक बार, वो खुद समझ जाएगा, वो होशियार है, हमेशा से था, मेरा बेटा है। बस आखिरी लाइन, मेरा बेटा है, 3 शब्द
जो पिता ने कभी मुंह से नहीं कहे, जो एक पूरी उम्र के बाद एक बंद डायरी में मिले। अमित बहुत देर तक रोया। अगली सुबह उसने गोवर्धन काका को बुलाया। काका, घर नहीं बेचना। काका ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। मगर काका, मैं शहर में भी रहूँगा तो इस घर का मैं हूँ, काका ने शांति से कहा। जब तक हूँ और तुम आते रहो त्योहारों पर, कभी कभार कुएं को पता चलना चाहिए कि खानदान है। अमित को हंसी आई, हल्की, थोड़ी तकलीफ भरी। काका, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। बहुत चीज़ें अजीब है बेटा, जब तक हम उनके पास नहीं जाते हैं। वो उस दिन दोपहर की बस से शहर के लिए निकला। बस में बैठा तो पीछे मुड़कर गांव को देखा। घर दिखता था, पुराना, थका हुआ मगर खड़ा, और उसके पीछे दिखता नहीं था। मगर अमित को पता था वो कुआं जो 5 पीढ़ी से था, जो रहेगा। उसे अचानक याद आया बचपन में जब वो कुएं के पास बैठता था और वो ठंडक महसूस होते थे, वो सुकून, वो डर नहीं था। वो एक पुरानी पहचान थी, एक रिश्ता जो उसे पता नहीं था मगर था, हमेशा से था। बस चली, गांव पीछे छूटा। इस बार, पहली बार अमित ने महसूस किया कि कुछ है जो उसके साथ चल रहा है। एक धागा, पतला, पुराना मगर मजबूत, टूटा नहीं था, शायद कभी टूटेगा भी नहीं। उस रात शहर में अपने फ्लैट में आकर अमित ने पिता की डायरी को अलमारी में नहीं रखा, उसे टेबल पर रख दिया सामने। और पहली बार कई सालों में उसने अपने पिता से बात की, जुबान से नहीं, बस अंदर से। कहा कि माफ़ करना, देर हो गई, बहुत देर हो गई। और कहीं से, शायद हवा से, शायद उस पुरानी याद से, शायद उस कुएं की गहराइयों से जो अब भी उससे जुड़ा था, एक ठंडक आई। वही ठंडक जो बचपन में सुकून देते थे। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते हैं, कुछ रिश्ते ज़मीन से बनते हैं, पानी से, उस चुप्पी से जो बाप और बेटे के बीच रह जाती है और जिसे भरने की हिम्मत दोनों में नहीं होती। और कुछ रिश्ते जो 5 पीढ़ी पुराने हैं, वो इंतज़ार करते हैं जब तक आदमी खुद ना आए, जब तक आदमी खुद ना देख ले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।